नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा पॉइंट पे। आज हम हिंदी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? इससे देखिए दो प्रश्न क्वेश्चन से ही तैयार हो जाते हैं कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है, और संघ की लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। अब इसका विकल्प कौन सा सही होगा, ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो ये कहा गया अनुच्छेद 343 में। इसके अलावा इससे और भी प्रश्न बन जाते हैं, जैसे कि 14 सितंबर 1949 को ये घोषणा की गई थी कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। इसके अलावा हम लोग 14 सितंबर को क्या मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिवस। लेकिन विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। अब एक प्रश्न यहाँ से ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका भाग कौन सा है, किस भाग में कहा गया है, तो भाग कौन सा है, भाग 17। अब इसके अलावा अन्य भी क्वेश्चन जो बनते हैं उसको भी देख लेते हैं। एक प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है, कितने राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है, तो उसका आंसर क्या सही होगा, 9 राज्यों की राज्य भाषा हिंदी है, जिसमें से 8 तो हमारे राज्य हैं और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो ध्यान रखना, अगर कहे कितने राज्यों की तो हम कहेंगे 8, लेकिन अगर कहे कि कितने जगहों की राज्य भाषा हिंदी है तो हम कहेंगे 9। क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अलावा ये हिंदी से ही क्या प्रश्न बन जाता है कि विश्व में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, तो विश्व में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं, 4 यहाँ लिख देते हैं 4.46% लोग हिंदी बोलते हैं। और सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी होगी, वो होगी हमारी चीनी यानी मंदारिन। चीनी लिखा हो या फिर मंदारिन लिखा हो, बात वही होती है, मंदारिन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 2, दिए गए वाक्य में शुद्ध भाग यानी त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, वह भाग ढूंढना है जिसमें अशुद्धि पाई जाती है। तो देखिए, जब वह मेरे घर आई, ठीक है, तो 8 बजा था, या फिर कोई त्रुटि नहीं है, इनमें से क्या सही होगा। देखिए, जब वह मेरे घर आई, ये वाक्य तो बिल्कुल सही है, तो नहीं, यहाँ पर तो का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए विकल्प संख्या क्या सही हो जाएगी, 3, यानी विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। मतलब ये कौन सा वाक्य है ये बताना है आपको। मुझे पुस्तक चाहिए थी, पर इस गाइड से भी काम चल जाएगा। देखिए यहाँ पर ये जो पर वर्ड आया है, इस पर वर्ड से हम पकड़ लेंगे कि यह वाक्य किस तरह का वाक्य है। क्या ये सरल वाक्य है? सरल वाक्य तो हो नहीं सकता, क्योंकि सरल वाक्य में सिर्फ एक विधेय होता है, ठीक है, तो ये सरल वाक्य नहीं होगा। अब देखते हैं क्या ये संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य। कन्फ्यूज़न सबसे ज़्यादा यहीं पर पुटअप हो जाती है। तो देखिए किस तरीके से हम समझेंगे कि ये किस तरीके का वाक्य है। एक मिश्र वाक्य की मैंने पिछली क्लासों में एक ट्रिक बताई थी, मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है। ये ट्रिक थी हमारी, मिश्रा जी की युगल जोड़ी आश्रित है, यानी मिश्र वाक्य में कौन कौन से शब्द आ जाते हैं, युगल वाले वाक्य आ जाते हैं, यानी जोड़ी वाले, जैसे कि जब तब, जहाँ वहाँ, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जो शो, ये इत्यादि आ जाते हैं। की शब्द आ जाता है, क्योंकि शब्द आ जाता है, जो आ जाता है, जहाँ आ जाता है, जिसे आ जाता है। अगर आपको ये ट्रिक देखनी है तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इन सब में से पर का तो कहीं पे स्थान ही नहीं आया, अर्थात ये मिश्र वाक्य भी नहीं होगा। तो ये हुआ क्या, संयुक्त वाक्य। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी का जातीय कवि उपनाम से किसे संबोधित किया जाता है? तो देखिए, हिंदी का जातीय कवि हम लोग किसे कहते हैं। अगर हम बात करें तुलसीदास की, तो तुलसीदास को हम क्या कहते हैं, कवि शिरोमणि। क्या कहते हैं,
कवि शिरोमणि और लोक नायक। लोक नायक ये किसको कहते हैं? तुलसीदास को। कबीरदास की अगर हम बात करें तो वाणी का डिटेक्टर कहा जाता है। वाणी का डिटेक्टर। कालिदास की अगर हम बात करें तो भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर। और सूरदास की अगर हम बात करें तो वात्सल्य रस सम्राट कहा जाता है इनको। वात्सल्य रस सम्राट। इसका विकल्प क्या सही होगा? किसको जातीय कवि कहते हैं? तो जातीय कवि हम तुलसीदास को भी कहते हैं। यानी तुलसीदास के 3 नाम हो गए। एक तो हिंदी का जातीय कवि तुलसीदास, दूसरा कवि शिरोमणि, तीसरा लोकनायक। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो देखिए ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर हम बात करें बालकृष्ण भट्ट की तो इन्होंने क्या लिखा है? आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता। और विद्यापति की सबसे फेमस क्या है? पदावली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। त्रिभुवन में कौन सा समास है? तो देखिए त्रिभुवन में कौन सा समास है, क्योंकि यहाँ पर त्रि शब्द का प्रयोग हो गया। त्रि का मतलब क्या होता है? 3। जहाँ पर भी कहीं संख्यावाचक शब्द आ जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या हो जाता है? द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान क्या होती है? वहाँ पर संख्यावाचक वाक्य आ जाता है। वहीं बहुब्रीहि समास की बात करें तो बहुब्रीहि समास में एक किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, यानी कि जो शब्द दिया होता है उससे कोई अलग अर्थ निकलता है, जैसे त्रिनेत्र यानी शंकर जी। अव्ययी भाव की बात करें तो अव्ययी भाव में हमेशा उपसर्ग का प्रयोग होता है। इससे हम पहचान लेंगे, उपसर्ग का प्रयोग होता है। कर्मधारय की बात करें तो इसमें कर्म की प्रधानता दिखाई जाती है, उसमें कर्मधारय समास होता है, जैसे नीलकमल। नीलकमल यानी नीला है जो कमल, यानी कमल की विशेषता क्या हो गई? नीला है। इस तरीके से ये हम समासों को पहचान लेते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन करना है, यानी कौन सी कहावत सही है? खोदा पहाड़ निकला चूहा, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, खोदे पहाड़। ये लिखा हुआ खोदे पहाड़, ये तो हो ही नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए खोदा, बहुत लोग इसमें और इसमें कन्फ्यूज़न पैदा कर देते हैं, तो इसका विकल्प क्या सही होगा? ये चुहिया वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो देखिए ऊष्म व्यंजन होता क्या क्या है? ऊष्म व्यंजन हमारा होता है सा, 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 और एक ऊष्म व्यंजन होता है वो होता है हा। ये सभी हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी हुई? 4। अब देखिए अगर ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं तो ये या क्या है? या किस में आ जाता है? अंतस्थ व्यंजन में। अंतस्थ व्यंजन में। इन अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या कितनी होती है? 4। पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और ये 4 कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं या, रा, ला, वा। अब देखिए एक प्रश्न और एग्जाम में इन्हीं से पूछ लिया जाता है, जैसे ये सा। सा का उच्चारण स्थल क्या है? तो क्या है? तालव्य। ये तालव्य वाला शा हुआ, और ये मूर्धा, और ये वाला शा कौन सा होता है? दंत। तो इसमें विकल्प कौन सा सही है? कह रहा है किस क्रम में ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो ऊष्म व्यंजन तो हमारे ये 4 हुए, ये 4 ऊष्म व्यंजन हुए, यानी कि ये ऊष्म व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए सही वर्तनी इनमें से क्या है? अंतर्भाव। ये इसका विकल्प सही है क्योंकि ये सही लिखा हुआ है। अब देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय। ये क्या है? अंतदेशीय लिखा हुआ है, जबकि क्या होता है? अंतर्देशीय। ये अनंत्र द्वंद्व लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। विकल्प क्या सही है? डी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो देखिए जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं? देखिए समास तो कह नहीं सकते, ठीक है। अब यहाँ बात आती है, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखिए ये उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग का ऊ पकड़ लीजिए, ऊ का मतलब आगे, तो देखिए ऊ से लगभग बनता हुआ आ समझ में आता है, यानी उपसर्ग क्या होता है? आगे आता है, ठीक है। और प्रत्यय क्या होता है? जब उपसर्ग आगे आएगा तो प्रत्यय हमेशा क्या जाएगा? पीछे हो जाएगा, यानी शब्द या धातु के पीछे लगने वाला शब्द प्रत्यय कहलाता है। तो इसमें विकल्प क्या, इसमें क्वेश्चन क्या किया गया? अंत में जोड़ा जाता है, तो अंत में क्या जोड़ा जाता है? प्रत्यय। वहीं अगर अव्यय की बात कर लें तो अव्यय क्या होता है? जिसमें लिंग, कारक, वचन इत्यादि का कोई भी प्रभाव ना पड़े, वो क्या कहलाता है? अव्यय। ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अब देखिए ये क्या लिखा है? अन्न, और ये क्या? अन्य। युग्म का सही अर्थ क्या है? तो देखिए अन्न, अन्न का मतलब क्या होता है? अनाज, और अन्य का क्या मतलब होता है? दूसरा। तो विकल्प संख्या सी सही होगा। चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। शुद्ध शब्द है, इनमें से कौन सा शुद्ध शब्द है? देखिए अनाधिकार, अनाधिकार, जबकि क्या होता है? अनधिकार, तो ये विकल्प गलत होगा। विच्छिन्न, ये भी गलत है। आशीर्वाद, छोटी की मात्रा होनी चाहिए, गलत है यहाँ पर। कार्यक्रम बिल्कुल शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। मात्रा का अर्थ क्या होता है? देखिए वर्णों की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का परिणाम, ये भी विकल्प गलत है। वर्णों का क्रम, तो वर्णमाला कहलाता है। अब बच्चा क्या? वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है। मात्रा का क्या अर्थ होता है? जितना उसको बोलने में, उच्चारण करने में लगा हुआ समय ही मात्रा कहलाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, छंद शास्त्र के अनुसार गणों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए गण क्या, कौन कौन से होते हैं? गणों के लिए एक फार्मूला क्या होता है? यमाता, यमाता, राजभान, सलगा, जिसमें से ये लास्ट वाला, तो ये दो मिलकर, ये तीन शब्द मिलकर के एक बन जाते हैं। अब देखिए इसमें काउंटिंग कर लें, 1 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 5, ये हुआ 6, ये हुआ 7 और ये हुआ 8। तो कितनी होती है? 8। इसमें अगर हम बात करें गणों की, तो गण किस तरीके से बनते हैं? यगण, मागण, तागण, रागण, जागण, भागण, नागण, इस तरीके से ये गण बन जाते हैं। ये फार्मूला होता है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है? तो देखिए गुण, गुणवाचक विशेषण का मतलब किसी चीज़ का गुण वो बताए, विशेषता बताए, उसके अंदर क्या गुण है उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों की त्वचा मुलायम होती है, तो देखिए यहाँ पर क्या है? बच्चों का एक ये गुण क्या है कि उनकी त्वचा मुलायम होती है। इसका विकल्प तो ए सही हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या लिखा है? उनमें 5 मीटर, देखिए ये क्या हो गया? संख्यावाचक हो गया, तो ये गुणवाचक नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। उनके पास 4 पुस्तकें हैं, देखिए ये 5 मीटर की बात कर रहा है तो परिणाम हो जाएगा, क्योंकि ये एक मात्रा भी लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? परिणामवाचक। और ये क्या हो जाएगा? 4 पुस्तकों की बात कर रहा है तो ये हो जाएगा संख्यावाचक। उस वृक्ष को मत काटो, इसमें तो कोई भी विशेषण है ही नहीं, तो हमारा विकल्प क्या सही होगा? ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए स्त्रीलिंग शब्द की अगर हम बात करते हैं तो हमेशा स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो तो वाक्य प्रयोग करके देख लेते हैं। जैसे बाल काले होते हैं, देखिए लास्ट में क्या आ गया? होते हैं। अगर होती है होता तब तो ये स्त्रीलिंग होता, इसलिए ये तो हो गया पुल्लिंग। दही खट्टा होता है, देखिए होता है आया, इसलिए ये भी क्या हो गया? पुल्लिंग हो गया। किताबें अच्छी होती हैं, अब देखिए अच्छी होती हैं, क्या आ गया? होती है, इसलिए किताबों में क्या आ जाएगा? आपका स्त्रीलिंग।
कपड़ा अच्छा होता है, तो कपड़ा क्या होता है, अच्छा होता है। इसमें भी ता है शब्द आ गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। विकल्प संख्या सी इसका सही जवाब होगा। मृदुल शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अब यहाँ पे मृदुल का सही विलोम शब्द क्या है? ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये इस तरीके से लगाए गए ऑप्शन है कि आपको लगेगा लगभग सब सही है। देखिए, मृदुल का कठिन, खराब, रुक्ष या फिर कठोर। इसमें कई बच्चे गलतियां करेंगे, फिर भी देखते हैं इसका क्या सही आंसर होगा। इसका सही आंसर होगा रुक्ष। तो मृदुल शब्द का विलोम क्या होगा, रुक्ष। जबकि कठिन का क्या होता है, सरल। खराब का क्या होता है, अच्छा। और कठोर का क्या होता है, कोमल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। पिनाक इनमें से किसका पर्यायवाची है? तो पिनाक देखिए किसका पर्यायवाची है। क्या ये नाराज का है या फिर पुष्प का है या फिर कोदंड का है या फिर बाण का है? तो देखिए, पिनाक किसका होता है, कोदंड का पर्यायवाची होता है। अब यहाँ पर बात अगर हम कर लें, ये पिनाक होता क्या है? पिनाक होता है एक धनुष। धनुष का ये नाम होता है। ये धनुष है किसका? ये धनुष शिव जी का है, शिव जी का। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पुटअप कर लिया जाता है कि शिव के धनुष को क्या कहते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्दों में इसका प्रयोग किया, क्वेश्चन कर लिया जाता है कि शिव जी के धनुष को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं पिनाक। अच्छा, अगर पिनाक शिव जी के धनुष को कहते हैं तो गांडीव किसके धनुष को कहते हैं? गांडीव। तो देखिए, गांडीव किसके धनुष को कहते हैं? ये गांडीव था पहले ब्रह्मा का, फिर इसके बाद इसको लिया अर्जुन ने। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि सही विकल्प में हम क्या टिक करेंगे, तो विकल्प में हम अर्जुन को टिक करेंगे। वहीं अगर हम बात कर लें एक और धनुष की जिसका नाम होता है सारंग, ठीक है, तो ये सारंग किसका धनुष है? तो ये धनुष किसका है? विष्णु का, विष्णु भगवान का ये धनुष है। अब विष्णु के जितने भी अवतार हुए हैं उन सब के पास ये धनुष सारंग रहा था। तो विष्णु के अवतारों की अगर हम बात करें तो देखिए, परशुराम, उनके पास भी सारंग धनुष था। रामचंद्र, उनके पास भी था। और कृष्ण के पास भी था। तो इनमें से कोई भी विकल्प आए आप लगा सकते हैं। प्रायिकता आप किसको देंगे? कृष्ण को और राम को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। बुंदेली और कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोलियां हैं? अब देखिए, बुंदेली और कन्नौजी की अगर हम बात करें तो उपभाषा एक ये परिवार जो होता है उसके लिए एक ब्रीफ आपको एक क्लास दी जाएगी जिसमें सारी उपभाषाएं और उनकी बोलियां सब कुछ एकदम समान हित होगी। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर सौरसेनी की, सौरसेनी, सौरसेनी से क्या बनती है? पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब देखिए यहाँ पर क्या बात कही गई है कि पश्चिमी हिंदी अब बन गई। अब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली आ जाती हैं? जैसे हम कह दें ब्रज आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है, खड़ी बोली आ जाती है, बुंदेली आ जाती है, कन्नौजी आ जाती है, कन्नौजी, और दक्षिणी आ जाती है, और भांगरू आ जाती है। ये इतनी भाषाएं आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है? यहाँ पर कही गई है बुंदेली और कन्नौजी। तो देखिए, कन्नौजी ये हुआ, बुंदेली ये हुआ। ये किसकी उपभाषाएं हैं? तो ये किसकी हैं? पश्चिमी हिंदी की। तो विकल्प संख्या डी इसका सही विकल्प होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। और यहाँ से सारे क्वेश्चन हुए समाप्त। और आपने अभी तक अगर हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।